नमस्कार। औशर की व्याख्यान श्रृंखला में आज आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के साथ और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के भारतीय मूल के लोगों के साथ सुदूर पूर्व के देशों में जो व्यवहार किया गया, उन पे जो मुकदमे चलाए गए, उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा का कारण यह है कि हमारे इतिहास की किताबों में सिर्फ लाल किले में जो मुकदमे हुए उनकी चर्चा होती है, लेकिन लाल किले से पहले किस प्रकार अंग्रेजों ने नरसंहार किए, बिना मुकदमे के लोगों को फांसी पे चढ़ाया, गोलियां मारी, उनका कहीं जिक्र नहीं होता। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी इस देश में फैलाई गई लाल किले के मुकदमों के बाद कि अब आगे और कोई मुकदमा नहीं चलेगा और किसी को सजा नहीं होगी, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर थी। इस वास्तविकता को लगातार भारत की आने वाली पीढ़ियों से छुपा करके रखा गया। अगर मैं श्रेणियों में बांटना चाहूं तो करीबन 6-7 श्रेणी ऐसी बनती हैं जो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर के जो कत्लेआम अंग्रेजों ने किए, उनमें उन्हें बांटा जा सकता है। एक तो आप कहेंगे, पहली श्रेणी जिसमें मैं रखूंगा कि युद्ध में जिनको बंदी बनाया गया, बर्मा के फ्रंट पे या इम्फाल के फ्रंट पे, उन बंदियों के साथ कैसा सलूक किया गया। अधिकतर ऐसे लोगों को, हमारे वीर सपूतों को अंग्रेज लोगों ने बिना कोई मुकदमा चलाए सीधे गोली मार दी। इसी तरीके का एक उदाहरण हमें मिलता है यूरोप से। जो इंडियन लीजन था आजाद हिंद सरकार के अंदर में, वहां की आजाद हिंद फौज जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, जब विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पे था और ये अंग्रेजी और अमेरिका की सेनाएं जर्मनी की तरफ बढ़ रही थी, तो फ्रांस को आज़ाद कराने के बाद कई इंडियन लीजन के लोगों ने, हमारे वीरों ने, जब उनका आत्मसमर्पण ले लिया गया तो फ्रांस के एक सिनेमा हॉल में उनको बंद कर दिया गया और वहाँ पर केवल उन्हें भूखा प्यासा ही नहीं रखा गया, बल्कि करीबन ऐसे 1500 लोगों को गोली मार करके मार दिया गया। क्या ये वॉर क्राइम नहीं था? जो आज ये पाश्चात्य वाले अभी भी बहुत वॉर क्राइम युद्ध के अपराधों की बात करते हैं, क्या ये युद्ध का अपराध नहीं था? नेताजी तक इस बात की खबर पहुंच चुकी थी कि कैसे आजाद हिंद फौज के फौजियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, और उन्होंने 1944 में ही एक अपील की थी सिंगापुर रेडियो से, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युद्ध के अपराधी नहीं है, ये भारत माँ के वीर सपूत है जो अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और उनके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो एक सेना किसी दूसरे देश के सैनिकों के साथ करती है जब वो आत्मसमर्पण कर देते हैं या जब उन्हें पकड़ दिया जाता है। तो वही व्यवहार उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि वो आज़ाद हिंद भारत, आज़ाद हिंद सरकार जो है उसके सैनिक हैं, आज़ाद भारत की सरकार के सैनिक हैं, लेकिन अंग्रेजों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक और श्रेणी इसमें आई जिसको कि अंग्रेजों ने एनिमी एजेंट्स यानी दुश्मन के जासूस के रूप में रखा। इस श्रेणी में वो लोग थे जो लोग पनडुब्बी के माध्यम से या पैराशूट के माध्यम से या पैदल चल करके भारत के अंदर आजाद हिंद सरकार के लिए काम करने के लिए आए थे।
इनकी बाकायदा पिनांग में खुफिया ट्रेनिंग हुई थी, मेजर स्वामी के इंस्टीट्यूट से ये लोग होते थे। और इस तरीके की करीबन 13 लैंडिंग्स, 13 सबमरीन के थ्रू टोलियां भारत में उतरी थी, जो कि काठियावाड़, कराची के पास चिल्का झील और अपना ये जो कोणार्क मंदिर के नीचे का समुद्र तट है, या नेल्लौर का जो समुद्र तट है उधर, वहां पे ये उतरे थे। इनमें से अधिकांश कुछ कुछ समय काम करने के बाद अंग्रेजों द्वारा पकड़ दिए गए थे। और पकड़ने के पीछे जो हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि वो मुखबिरी थे, हमारे ही देशवासी कोई मुखबिरी करते थे, और उनके ऊपर भी अलग अलग मुकदमे चले। इसी में एक बहुत ही प्रख्यात मुकदमा था मद्रास कॉन्स्पिरेसी केस, जिसके अंदर 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई और चुपचाप इसको कोर्ट के अंदर चलाया गया। अंग्रेजों ने इन मुकदमों को चलाने के लिए जो इनका एनिमी एजेंट्स एक्ट था उस तक को बदल दिया, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो थे उन तक को बदल दिया, और एक एक करके इन लोगों को जिस तरीके से मैं तो कहूंगा कत्ल किया गया। क्योंकि जो नाम के लिए मुकदमे भी चलाए गए, इन्होंने वो स्पेशल ट्रिब्यूनल बना के नाम के लिए मुकदमे भी जो चलाए, उसमें जजमेंट जो है, क्या निर्णय दिया जाना है जज द्वारा, ये अंग्रेज पहले से ही लिख के जज को भेज देते थे और उसके बाद में वो निर्णय होता था। और उसके बाद में जब इनकी खबर अखबार में छापी जाती थी तो ये नहीं कहा जाता था कि ये आज़ाद हिंद फौज के जासूस थे या आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। इनको कहा जाता था ये जापानियों के इंडियन फोर्स के आदमी हैं जो हिंदुस्तान को जापान का गुलाम बनाना चाहते थे, क्योंकि इतना घबराते थे अंग्रेज कि आज़ाद हिंद फौज का नाम जो है जनता के बीच में ना चला जाए। इसी तरीके का मुकदमा चलाया गया पवित्र मोहन रॉय के ऊपर, HN मित्रा के ऊपर, कर्नल अमरीक सिंह गिल के ऊपर, जिन्होंने क्या कि जो कोणार्क के तट पे उतरे थे और इन्होंने पंजाब में, फगवा में, जालंधर में, ढाका में, कलकत्ता तक में जो है वायरलेस स्टेशन बनाए थे, और इनकी मदद की थी HN मित्रा ने और बेला दास ने कलकत्ता के अंदर। इन लोगों पर भी मुकदमे चले थे और इनको फांसी की सज़ा दी गई। हालांकि इनमें से कर्नल अमरीक सिंह जो थे वो तो सियालदा के स्टेशन के पास कूद करके भाग गए और उनको अंग्रेज कभी पकड़ ही नहीं पाए दोबारा। और बाकी पवित्र मोहन रॉय वगैरह की जो फांसी की सज़ा थी उसको बाद में माफ़ कर दिया गया 1946 के अंत में जा कर के। लेकिन एक इस तरीके के भी कम से कम 100 व्यक्तियों के मुकदमे जो है अंग्रेज़ों ने चुपचाप चलाए। और हम पे अब इस प्रकार के दस्तावेज मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि लाल किले के मुकदमे चलने से पहले ही 27 लोगों को अंग्रेज इस तरीके से मौत के घाट उतार चुके थे, जिन्हें लाहौर में मौत के घाट उतारा, मद्रास में मौत के घाट उतारा, दिल्ली में मौत के घाट उतारा। या तो फांसी दे दी गई या गोली मार दी गई। उनका एक झूठा मूठा कोर्ट मार्शल दिखा करके इन लोगों की हत्या की गई। एक और बहुत बड़ा कांड होता है नवंबर 1945 के अंदर, नीलगंज के अंदर। नीलगंज कलकत्ता के पास एक कैंप लगाया गया जिसमें आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को और अफसरों को रखा गया था, और एक ही रात के अंदर करीबन 1700 से ऊपर आज़ाद हिंद फौज के वीरों को गोली मार मार के कत्ल कर दिया गया था। गांव वालों को बाहर ये बता दिया गया कि ये तो हमने डकैत पकड़े हुए थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको हमने मारा। और अफसोस की बात यह है कि हमारे नेताओं को इस कत्लेआम की जानकारी लग गई थी, लेकिन हमारे किसी भी उस समय के ये जो कांग्रेस के गांधीवादी नेता थे जो उस समय व्यस्त थे सत्ता पाने के लिए, अपनी बातचीत करने के लिए अंग्रेज़ों से मेज़ों के ऊपर, उन्होंने नीलगंज के इस हत्याकांड को कभी भी नहीं उठाया। इसके अतिरिक्त लाल किले के ट्रायल खत्म होने के बाद
और मुकदमे जो थे वो दिल्ली के कैंटोनमेंट में चले। 3 जनवरी को ये निर्णय हो जाता है मुकदमे का, इसका लाल किले का, और बड़ी कांग्रेस प्रचार करती है कि साहब मुकदमा जीत गए हैं। बड़ी अच्छी बात थी, शाहनवाज वगैरह इनको रिहा कर दिया गया था, लेकिन एक ऐसा झूठ फैलाया गया कि अब कोई और आगे मुकदमा नहीं चलेगा, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। 10 जनवरी के दिन, यानी एक हफ्ते बाद, जिगर काचा एक जगह बंगाल में थी, वहां पर भी एक कैंप था जिसमें इनको रखा गया था, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अफसरों को। वहां से एक स्पेशल सेना की ट्रेन चलती है मुल्तान के लिए, और उसमें 1029 आज़ाद हिंद सेना के वीर हैं। उनके साथ में 1947 के बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। ना उन्हें छोड़ा गया, ना उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उनको जिगर काछा में पहले और फिर मुल्तान में भी उनको टॉर्चर किया गया। इसी तरीके से दिल्ली ट्रायल्स के कुछ लोग, करीबन 5 ऐसे व्यक्ति रह गए थे जिन पे अंग्रेज़ों ने लगातार मुकदमे और चलाए रखे, और कई कई स्थानों के ऊपर जो है अलग अलग लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया। लेकिन देश की जनता को यही कहा जाता रहा कि अब ये मुकदमे ख़त्म हो गए। यही नहीं, एक इस विषय पे अलग से भी बोलेंगे कि जो आज़ाद हिंद फौज के लोग थे उनको नेहरू ने भारतीय सेना में लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि जब 1948 में पाकिस्तान से जंग हो रही है तो भारत के चीफ मिनिस्टर लिख रहे हैं नेहरू को कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बुला लो, इन्हें युद्ध का एक्सपीरियंस है, राष्ट्रभक्त हैं। और नेहरू चीफ मिनिस्टर्स को ये जवाब देता है कि इनको तुम होमगार्ड बना दो, या रेलवे के अंदर नौकरी, रेलवे गार्ड में इनको नौकरी दे दो। ये हालात थे इन लोगों के करने के लिए। अब इसके अलावा एक कैटेगरी और बनती है, जो कैटेगरी है ऐसे लोगों की, उन प्रवासी भारतीयों की जिन्होंने बर्मा में, सिंगापुर में, मलाया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, फिलीपाइंस में, जापान में, चीन में आज़ाद हिंद फौज की मदद ही नहीं की थी, बल्कि आज़ाद हिंद फौज को उसके पैरों के ऊपर खड़ा करने की होगी थी। ऐसे ही 6 व्यक्तियों को थाईलैंड के अंदर बैंकॉक में, 6 प्रवासी भारतीयों को यूनाइटेड नेशंस का अपराधी घोषित कर दिया जाता है। बर्मा और मलाया में लगातार इनको गिरफ्तारियां हुई हैं, और यहां तक कि भारत के वकीलों ने उस समय कहा कि हम जाके इनके मुकदमे वहां पे लड़ेंगे, सिंगापुर के अंदर और बर्मा के, रंगून के अंदर और थाईलैंड के अंदर, और कई भारतीय वकील यहां से गए उनके मुकदमे लड़ने के लिए। वो अलग बात है कि उनको अनुमति नहीं दी गई, और उसमें से भी कईयों को कारावास के दंड और उस तरह की चीज़ें दी गई कि जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को चोट फैलाई जा सके। इसलिए इन प्रकार के मुकदमों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि क्या इनका हश्र हुआ, कैसे इन पे आक्रमण हुए, और कैसे जो है देश हित के लिए इन लोगों ने अपने प्राण देना स्वीकार किया। इसलिए जब भी कभी बात आए तो इस बात को याद रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक हैं वो केवल हमारे योद्धा ही नहीं थे, लेकिन किस किस प्रकार के कष्ट उन्होंने झेले युद्ध के उपरांत भी, ये चीज़ देखने काबिल है। बहुत सी इसकी डिटेल्स की चर्चा मैंने अपनी पुस्तक में भी की है, जिनमें 3-4 बहुत फेमस केस भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे और शोध के द्वारा इनके ऊपर और सामान हम लोग निकाल कर लाएंगे, जिससे देश की युवा पीढ़ी अवगत हो सके इस बात से